हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू जो है पहले ही मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जो है उन वीडियो को पहले देखें, तब जाके आपको पार्ट थर्ड समझ में आने वाला है। क्योंकि इस पार्ट में मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देन तब जाके आप ये समझ पाओगे, पहले आप उन वीडियो को देखोगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की बढ़ोतरी की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो ये थोड़ा सा पहले टाइप का, इससे पहले जैसे मैंने बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद आने वाला क्वेश्चन मैंने थोड़े से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चन को ले रखा है। वैसे ये वाला भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखा है, ये एसएससी सीपीओ में आ रखा है, बट मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये आ रखा है। ठीक हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जिसने पहले वीडियो लेक्चर देखे होंगे, पहले पार्ट 1 2, तो वो इन क्वेश्चनों को समझ पाएगा कि करेंगे किस टाइप से। अगर जिन्हें नहीं देखें तो उनको थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग सकता है ये किस टाइप से हो रहा है। तो आप पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आपको समझ में आने वाला। तो फिर भी देखिए, यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की बढ़ोतरी की जाए, यानी कोई कर्मचारी है उसकी मासिक आय हमने टोटल, अब मैंने पहली वीडियो लेक्चर में क्या बता रखा है कि टोटल को हमेशा क्या मान के चलो 100%, यानी जिसको निकालना है हमको क्या निकालना है, उसकी मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय हमको मालूम नहीं, तो हमने कहा उसकी जो मासिक आय टोटली तो है उसे क्या मान लिया, 100% मान लिया। बाकी जो दे रखा है उसकी तो बात की बात रही। पहले तो हमने कहा कि जो मासिक आय है उसकी, मासिक जो आय है उसकी हमने क्या ले लिया, 100%। यानी मेरे को अब पता करना है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखो, ये 2.3% जैसे उसकी मासिक आय में बढ़ गया, यानी इतना परसेंट बढ़ गया, तो उसको कितने रुपए अधिक मिल गए, 72 रुपये अधिक मिल गए। यानी इतना बढ़ा तो इतना ज़्यादा मिल गया। यानी कहने का मतलब है ये परसेंट इसके बराबर होगा नहीं होगा, समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले इसको 300 रुपये मिलते थे, जैसी 5% की वृद्धि हुई तो उसको मान के चलो 15 रुपये अधिक मिल गए, तो यानी 5% किसके बराबर हुआ, आपके 15 रुपये के बराबर हुआ। समझ में आया। तो वैसे यहाँ पर भी कह रहा है कि 2.3 जैसे ही बढ़ गया, कितना रुपया मिल गया उसको अधिक, 72 रुपये ज़्यादा मिला। मासिक आय तो जो होगी उसमें 72 रुपये और अधिक मिल गया उसको। कब, जब उसकी मासिक आय में कितनी की बढ़ोतरी हुई, यानी कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, 2.3% की वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.3% किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6 और 2 8/3% किसके बराबर होगा, 72। 8 नहीं हो गया 72, और ये 3 कहाँ भागा में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। तो 1% बचा यहाँ पर। 1% की वैल्यू कितनी आई आपके लिए, 9 कितना हो गया, 27। इतना समझ में आया। 1% की वैल्यू आई 27। हमको कितनी परसेंट की वैल्यू चाहिए, 100%। टोटल इनकम चाहिए ना 100%, तो टोटल इनकम 100% लेके चला हमने, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100%, 1% जब 27 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, सीधी सी बात है 2700 के बराबर होगा। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जब एक पता लग गया तो कितना भी निकाल सकते हैं ना। एक इतने का मिल रहा है तो 10 कितने के मिलेंगे, 10 से गुणा। वैसे 1% इतने के बराबर, 100% किससे मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाए बस। तो यानी उसकी जो मासिक इनकम थी कितनी थी, 2700। ठीक, तो आई होप आप समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन हो रहा है। हमको देखो परसेंटेज इसकी दे रखी है ना, वैल्यू भी उसकी मालूम होनी चाहिए। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। यानी जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उसकी परसेंटेज मालूम करो, या जिसकी परसेंटेज गिवन है उसकी वैल्यू आप मालूम करो, तो क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे। ठीक, तो यहाँ पर 2.3% बढ़ रहा था। जितना परसेंट बढ़ा, सैलरी भी उसकी कितने बढ़ गई, 72 ज़्यादा रुपये मिल गए, यानी 72 रुपये और मिल गए उसको ज़्यादा, इतने रुपए बढ़ने के बाद। तो यानी ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है किसके बराबर होगा, बढ़े हुए रुपयों के बराबर। यानी 2.3% किसके बराबर होगा, 72 के बराबर। हमने 1% की वैल्यू निकाली, हमको 100% की निकाली थी कि 100% टोटल इनकम होगी। तो 1% की वैल्यू 27 आ गई, तो 100% की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई, 27। यानी तो उसकी मासिक इनकम कितनी थी आपकी, 2700 रुपये हो गई टोटल मिला के, जब इतना बढ़ गया। ठीक हो गया। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये,
कितनी है भाई, 5200 रुपये है। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसमें से 3000 कर मुक्त है। अब ये 3000 कर मुक्त का मतलब समझना तुम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। 3000 कर मुक्त का मतलब यानी टैक्स फ्री, यानी 3000 रुपये तक तो उसके सैलरी में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3000 रुपये है तो 3000 के 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया ना। 3000 रुपये कर मुक्त का मतलब क्या होगा, 3000 रुपये तक उसकी सैलरी में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3000 तक टैक्स फ्री में है उसका, यानी 3000 रुपये तक अगर उसकी सैलरी होगी तो उसके सैलरी में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3000 रुपये से जरा सा आगे बढ़ गई तो उसमें टैक्स लग जाएगा। अब देखो क्या कर मुक्त है, आगे देखो कह रहा है कि 3% की दर से आयकर देने के बाद, कितनी परसेंट, 3% की दर से आयकर, यानी टैक्स दे रहा है 3%, वो उसकी शुद्ध आय बताओ, यानी अब उसको इन हैंड कितना मिलेगा। देखो हमें पता है टोटल उसकी जो सैलरी बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 5200 रुपये बन रही थी, लेकिन उसमें से टैक्स भी देना है। लेकिन टैक्स कितने रुपए पे देगा, देखो 3000 तो उसको मिलने ही मिलने, क्योंकि हमें पता है कि 3000 पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3000 तो हमने पता लगा दे कि 3000 उसके रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी 3000 तो उसको मिले ही मिले। ठीक, अब देखो 5200 रुपये टोटल सैलरी उसकी बन रही थी, उसमें से 3000 तो फिक्स हो गए उसके, 3000 माइनस कर दो, 0 2 2, यहाँ पर कितना बचेगा 2, यानी 2200 रुपये पर अब क्या लगेगा भाई आपका, 2200 रुपये पे क्या लगेगा आपका, टैक्स लगेगा, क्योंकि 3000 तक तो कोई टैक्स नहीं देना था। 3000 सैलरी बढ़ी, टैक्स उतने रुपए में देना पड़ेगा जितनी सैलरी बढ़ी। तो 3000 रुपये तो सैलरी फिक्स हो गई, बढ़ी कितनी 3000 में, कितना ज़्यादा आ गया 2200 रुपये ज़्यादा, तो 2200 रुपये पे कितना टैक्स देगा वो, 3%, 3% की दर से टैक्स दे रहा है ना, तो 3% टैक्स दे देगा। 3% टैक्स दे देगा मतलब इसका 3% निकाल लो आप, 3% निकाल दिया, कितना आया 66 रुपये उसने तो टैक्स में दे दिए। 66 रुपये क्या दे दिए, टैक्स में दे दिए। कितने में से, 2200 में से 66 रुपये उसने टैक्स में दे दिए। बचे कितने भी, देखो 2200 में से आप 66 क्या कर दो, माइनस कर दो। ये बचा यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर बचा 3, यहाँ 1 और यहाँ 2, यानी 21 34, ये आपके लिए है 6 है, 0 नहीं है इसको, ये अब इतने रुपए और ज़्यादा ऐड हो गए उसके, यानी 3000 तो उसके फिक्स हो गए थे, 2200 रुपये में 3% टैक्स देने के बाद उसने 66 रुपये दे दिए, यानी उसको टोटल कितना मिला, आप 2134 रुपये मिल गए। 3000 पहले थे, अब 2134 और प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके लिए, ये 5134 रुपये उसको टोटल मिलेंगे। आया समझ में, बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन था, ये भी SSC 10+2 में शायद आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बुक में देखा है अभी, SSC 10+2, हाँ उसी में आ रखा है, SSC CHHL वही ना 10+2, तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। उसमें बस ये लिखा है कि एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है भाई, 3000 रुपये कर मुक्त है, 3% की दर से आयकर देने, उसकी शुद्ध आय क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं 3 4, एक ऑप्शन ये भी है, तो ये ऐसा आ गया समझ में कैसे करना है। देखो फिर बता दे रहा हूँ कि 3000 रुपये टैक्स फ्री कह रहा हो, 3000 रुपये टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ भाई, 3000 तक तो एक भी पैसा नहीं देगा। जैसे ही 3000 रुपये में 200 रुपये से बढ़ गया, नहीं 3200 रुपये से हो गया उसका, तो 3000 तो वो पैसा तो आएगा आएगा। अब जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, जो बढ़ी हुई सैलरी है ना उसकी, यानी 3000 में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 3000 में कितना रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, 200 रुपये ज़्यादा आ रहा है जो भी मैंने कहा, तो 200 पे 3% टैक्स देगा वो, कितने रुपये देगा, 6 रुपये देगा। 6 रुपये टैक्स देने के बाद यानी 194 रुपये उसके आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो सेम ही हुआ, 3000 रुपये फिक्स हो गए, 5200 रुपये की टोटल सैलरी बन रही थी, उसमें से 3000 तो फिक्स हो गए। अब बची सैलरी में से जो 3000 रुपये उसके पास आने के बाद जो बची सैलरी यानी 2200 रुपये जो है उसके, उसमें 3% क्या लग रहा है, उसका टैक्स लगेगा, है ना। 3% टैक्स यानी 66 रुपये टैक्स लग गया, यानी 2200 रुपये 66 तो दे देगा वो, 2200 तो टोटल मिलने नहीं अब, तो 66 रुपये दे देगा, यानी कितना मिला उसको, 2134 रुपये मिला। तो अब 3000 पहले मिले थे, 2100 और मिल गए 34, और टोटल मिला के आपके हो गए 5134 रुपये इसकी नेट सैलरी होगी। समझ गए ना, ये आपका आंसर है। ठीक, तो और क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, यानी राम 14% अपने वेतन में से बचाता है, जबकि श्याम 22% बचाता है ना। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यानी दोनों की इनकम सेम है। अब इसमें थोड़ा सा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट आ गया कि वेतन दोनों का समान दे रखा है, यानी
पहले वाले को अगर 100% मिलता होगा तो दूसरे वाले को भी 100% मिलता होगा, यानी दोनों का वेतन क्या है यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे लिए प्लस पॉइंट है, यानी क्वेश्चन करने में और ज़्यादा आसानी होगी। कह रहा है कि और यहाँ पर ये देखा कि और श्याम जो है 1540 रुपये बचाता है, तो राम कितना बचाता है। एक चीज़ बताओ, राम कितना बचा, यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी, श्याम की दे रखी है ना, श्याम 1540 रुपये, समझ रहे तुम, 1540 रुपये श्याम बचाता है। तो देखो श्याम कितनी की बचत करता है, 22% की। देखो जिसकी वैल्यू हमको दी है उसकी परसेंटेज मालूम करो, पहले ही बता दिया था मैंने। तो यहाँ देखो श्याम 1540 रुपये बचाता है, तो श्याम की बचत की परसेंटेज कितनी, 22। तो हम कह सकते हैं कि जो 22% होगा वो किसके बराबर होगा, 1540 के बराबर होगा। तो 1% देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके लिए, 70 के बराबर आएगा ना, 22 सत्ते होता है, तो 1540 है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, हाँ ठीक हो गया। तो 1% आपके आ गया 70 के बराबर। देखो यहाँ तक बहुत ही सरल है, आगे बोल क्या रहा है। तो राम की बचत बताओ कितनी है, राम कितना परसेंट बचाता है भाई, राम बचाता है 14%। बस राम 14% बचाता है, 1% की वैल्यू पता लग गई। क्योंकि देखो हम दोनों का एक साथ क्यों निकाल लें, यहाँ पर हमको पता है इनकम दोनों की क्या दे रखी, सेम दे रखी, इसीलिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो देखो 1% की वैल्यू 70 है, तो 14% की कितनी होगी, सीधे सीधे निकालो, 14 गुणा 70 यानी 980। बस बहुत ही सरल है। यानी जो राम है वो कितना बचाता होगा, 980 रुपये बचाता होगा। इसके करने के और भी तरीके हैं, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट लगा मेरे को, तो मैंने आपको यही वाला बता दिया, ठीक है। नहीं तो और भी तरीके हैं, एक्स मान के फिर दोनों की इनकम अलग अलग निकाल के उसके बाद फिर माइनस करके तब जाके निकलता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वहाँ तो हमको शॉर्ट चाहिए, क्योंकि हमको आंसर से मतलब है वहाँ पर कि आंसर किस तरीके से आया वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, हमको आंसर सही आना चाहिए, कैसे तरीके भी आ जाए, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो तब आंसर भी सही आना है, ठीक है। यानी हम कैसे नहीं कि कैसे भी करके लेके आ जा रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ऑप्शन में हमारा जो आंसर गलत आया होता है वो ऑप्शन में भी मिल जाता है और हम वही टिक करके आ जाते हैं। तो उससे भी बचना है। वो कब आता है, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट आपके कब क्लियर होंगे, जब आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करोगे और तरीके की देखें कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं तो उनको करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं इनको, इस क्वेश्चन को बोल क्या रहा था ये कि जो राम है वो 14% बचत करता है अपने सैलरी का, और ये जो है 22% बचाता है, कौन, श्याम। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ दे रखा है कि दोनों की सैलरी इक्वल है। तो सैलरी इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, दोनों को अगर एक का 100% लेके चले तो दूसरा भी 100%, यानी दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब है दोनों का समान वेतन है, एक ही चीज़ लेके चला मैंने 100%, ठीक है। तभी हमने दोनों का एक साथ निकाला है। यहाँ से ध्यान देना, श्याम 1540 बचाता है, तो देखो श्याम 1540 रुपये बचाता है, तो जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उसकी परसेंटेज मालूम करो। वहाँ मालूम करने क्या दे ही रखी है आपको, 1540 रुपये श्याम बचाता है ना, यहाँ लिखा है श्याम बचत करता है 1540 रुपये, और श्याम की बचत की परसेंटेज कितनी है, 22%। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो 22% है 1540 के बराबर होगा, और 1% आपके 70 के बराबर आ गया। अब हम डायरेक्ट निकाल 14% कितने के बराबर होगा, क्योंकि 14% की वैल्यू चाहिए ना आपको, राम की वैल्यू चाहिए, राम की बचत सैलरी के। तो राम 14% बचाते तो 1% 70 के बराबर आ गया, 14% कितने के बराबर आ गया, 980 रुपये के बराबर है, ठीक हो गया। तो थोड़े से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% विद्यार्थी किस में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए, 80% मैथमेटिक्स में पास हुए यानी गणित में पास हुए, और 10% दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए, यानी मैथ और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों विषयों में जो कुल 144 विद्यार्थी पास हुए, यानी दोनों सब्जेक्ट में, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों में जो है 144 विद्यार्थी पास हुए, तो हमको कुल संख्या बताने की, टोटल विद्यार्थी थे कितने, यानी पास और फेल दोनों की कुल संख्या हमको बतानी। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन की, लेकिन इसमें अधिकतरों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता कि इसको करें कैसे, भूल जाते हैं करना। तो पहले ये वाला क्वेश्चन करने का मैं तरीका बताता हूँ, बस थोड़ा सा लंबा तरीके से, थोड़ा लंबा कहने का मतलब है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें समझाने में, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँगा आपको कि शॉर्ट कैसे, क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो शॉर्ट आपको तुरंत ही समझ में आ जाना, ठीक।
तो पहले इसको समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, कितने इंग्लिश में कितने परसेंट हुए, 70% इंग्लिश में क्या हो गए, पास हो गए। ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। मैं तो सर लिख लिख के करो तो आपको लगेगा थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, बट लॉन्ग नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के देखना इस क्वेश्चन को। तो अंग्रेजी में कितने पास हुए, 70% पास हो गए, तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे बताओ जरा। जब 70% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, डायरेक्ट कह सकते हैं 30%, क्योंकि टोटल तो कुल विद्यार्थी हमने मान लिए ना 100% है, तो बताया ना टोटल को क्या लेते हैं हमेशा, 100% बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब। तो देखो अंग्रेजी में 70% पास हुए तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, 30%, ठीक हो गया। अगला आगे क्या बोल रहे हैं, 80% मैथमेटिक्स में पास हुए, 80% जो है मैथमेटिक्स में क्या हुए, पास, तो फेल कितने हुए होंगे, 20%, है ना। जब 80% मैथमेटिक्स में पास हुए तो फेल कितने परसेंट हुए, 20% फेल हुए होंगे, ठीक हो गया। अब देखो 10% ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में फेल हो गए, यानी मैथ में भी फेल हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए, यानी अंग्रेजी यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में बोथ, इंग्लिश और मैथमेटिक्स बोथ सब्जेक्ट में दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। कितने परसेंट, 10%, ये हो गए फेल। अब मैंने एक चीज पहले आपको बताई थी कि जिसकी वैल्यू आपको गिवन हो परसेंटेज उसकी मालूम करो। वैल्यू किसकी गिवन है देख रहे हो, 144 पास विद्यार्थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एक चीज बताओ, अगर कोई विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में फेल है तो क्या वो पास माना जाएगा, नहीं माना जाएगा भाई। अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो तो फेल ही होगा, दो में फेल है तब भी फेल होगा। यानी कहने का मतलब है पास कौन सा छात्र माना जाएगा, जो दोनों विषय में, यानी इसकी बात कर रहा हूँ अभी तो मैं, जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होगा, पास होगा, वही तो विद्यार्थी क्या माना जाएगा आपके लिए, पास माना जाएगा ना। दोनों में से किसी एक में भी फेल है दूसरे में पास है तो वो फेल ही होगा। यानी हमको पास क्या होना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट में होना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीटली क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो यानी वो जो विद्यार्थी वो क्या है, फेल ही होगा। तो अब यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया, अब बता रहा हूँ आपको कि हमको निकालने किसकी परसेंटेज है, क्योंकि वैल्यू हमको दे रखे पास स्टूडेंट की, तो हमको क्या निकालने पड़ेंगे, टोटल विद्यार्थी पास कितने हुए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ बताओ, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं इस क्वेश्चन को। अभी थोड़ा सा इसको अब स्टॉप कर ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान के लो किसी कक्षा में 1 2 3 4 5 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर मान के चलो ये मैथमेटिक्स में पास हुआ, चलो अभी पास की बात चल रही, चलो मैं फेल मान रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स में फेल हुआ, ये इंग्लिश में फेल हुआ, ठीक हो गया। ये वाला मैथमेटिक्स में और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आ गया, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो स्टूडेंट है ये भी जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में फेल हो गया, और ये वाला केवल आपका जो हुआ मान के चलो इंग्लिश में फेल हो गया। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इनमें से एक भी बच्चा फेल पास नहीं है, और सॉरी कोई बच्चा इसमें पास है ही नहीं पास भाई। अगर ये मैथमेटिक्स में फेल है तो फेल ही माना जाएगा ना, अगर ये इंग्लिश में फेल है तो ये भी फेल ही माना जाएगा, भले ये मैथमेटिक्स में पास है। और अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो इस कंडीशन में भी ये दोनों में फेल माना जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये मैथमेटिक्स में फेल है, ये अंग्रेजी में फेल है, ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, और ये मैथमेटिक्स इंग्लिश ये भी दोनों में फेल है, और ये इंग्लिश में फेल है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। पहले मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में टोटल फेल कितने, मैथमेटिक्स में स्टूडेंट कितने फेल हैं। देखो ये वाला भी फेल माना जाएगा, एक स्टूडेंट, ये वाला भी फेल माना जाएगा ना, क्योंकि ये भी मैथमेटिक्स में तो फेल है ये भी। तो अगर मैं काउंट करूँगा ना कि बताओ मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हैं, तो ये भी तो हाथ उठाएगा ना अपना, ये भी तो मैथमेटिक्स में फेल है, तो ये वाला ही मैथमेटिक्स में आपका फेल है। तो टोटल स्टूडेंट कितने फेल हो गए मैथमेटिक्स में, 1 2 3 हो गया। ओके अब देखो, अब दूसरी बार, अब मैं कहूँगा कि अंग्रेजी में इन इंग्लिश में कौन कौन फेल है।
अंग्रेजी में कौन कौन फेल हैं, देखो मैं कहूँगा अंग्रेजी में जो जो बच्चे फेल हैं वो अपना हाथ उठाए, तो कौन कौन उठाएगा, एक तो ये वाला स्टूडेंट उठाएगा, ठीक हो गया। ये वाला भी तो उठाएगा क्योंकि ये भी तो अंग्रेजी में फेल है, मैथमेटिक्स में भी फेल है, अंग्रेजी में फेल है, तो दोनों में हाथ उठाएगा ये। तो ये वाला अंग्रेजी में भी फेल है, यानी एक स्टूडेंट ये मिल गया, ये भी तो अंग्रेजी में फेल है, ये भी हाथ उठाएगा, यानी 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट हो गए। ये वाला तो उठाएगा क्योंकि ये भी अंग्रेजी में फेल है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जो अंग्रेजी में फेल है, 4। कुल मिला के कितने स्टूडेंट हो गए जो फेल हैं, 3 और 4 कितने हो गए, 7 स्टूडेंट फेल हो गए। क्या यहाँ पर स्टूडेंट 7 हैं आपके लिए जो फेल हो रखे हैं, स्टूडेंट हैं कितने वास्तव में, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं। तो भैया 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, 2 एक्स्ट्रा वहाँ से आ गए जो हमने ये दोनों में क्या कर दिए, काउंट कर दिए। यानी मैथमेटिक्स में जो फेल है वो वाले स्टूडेंट भी ले लिए हमने जो मैथमेटिक्स इंग्लिश दोनों में फेल, क्योंकि लेने तो पड़ेंगे ही। लेकिन अगर हमको प्योर वैल्यू चाहिए जो मैथमेटिक्स में फेल है, या सॉरी जो टोटल स्टूडेंट की नंबर से हमको टोटल स्टूडेंट हैं कितने, तो हम कौन से स्टूडेंट को माइनस कर देंगे जो हमने 2 बार काउंट कर रखे हैं। तो 2 बार कौन से काउंट कर रखे हैं हमने, ये वाले स्टूडेंट काउंट कर रखे हैं ना, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो दोनों में फेल हो रखे थे। यानी हम इसमें से इन 2 स्टूडेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर दिए, कि एक ही बार तो चाहिए ना मुझे, एक स्टूडेंट को तो एक ही बार लूँगा ना मैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 5। ये चीज़ मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर दे क्या रखा था उसने, यहाँ से पता लगेगा। इंग्लिश में फेल 30 है, ठीक हो गया, मैथमेटिक्स में फेल 20 है, ये नंबर से समझना। 3 जो है ये मान के चलो, 4 जो है ये मान के चलो। देखो इंग्लिश में फेल 30 है और मैथमेटिक्स में फेल कितने हैं, 20 है। अगर मैं कहूँ तुमसे कि टोटल बच्चे फेल कितने हैं, तो आप तो बता दोगे 70% टोटल फेल है। बट 70% फेल नहीं होंगे, उसमें वो बच्चे भी हमने काउंट कर दिए होंगे 2 बार जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक बच्चे को एक ही बार तो गिनोगे ना। अब ऐसे नहीं कि मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में फेल छात्रों को आप 2-2 बार गिन लोगे। समझ में आया नहीं आया? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। देखो हमने क्यों बताया ये चीज़, इस चीज़ के लिए आपके लिए बताया कि पहले देखो मैथमेटिक्स में, आप देखो मैथमेटिक्स में जितने फेल हैं, हमने कहा 3 बच्चे फेल है मैथमेटिक्स में, ठीक हो गया। इंग्लिश में कहा कि कितने फेल हैं, इंग्लिश में भी कितने बच्चे फेल हैं, 4 बच्चे फेल। टोटल फेल अगर आप निकालोगे तो 7 बच्चे निकलने, बट 7 तो है नहीं हमारे पास। बच्चे वास्तव में हैं कितने, बच्चे वास्तव में हैं आपके 5। तो 2 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो हमने वो स्टूडेंट हमने जो 2 बार गिने हैं, कौन कौन से, मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका नंबर हमने 2 बार गिन चुके हैं ना, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना ही पड़ेगा एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए कि वास्तव में स्टूडेंट हैं कितने। वास्तव में जो फेल स्टूडेंट हैं वो हैं कितने, 5 बच्चे फेल हो रखे हैं, 7 बच्चे फेल नहीं हो रखे हैं। बच्चे कितने हैं फेल वाले, 5 हैं। 7 तो हमारे पास अलग अलग करके आ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी मिला के। अगर हम टोटल बच्चों की संख्या पूछें तो वो कितने हैं, वास्तव में 5 है। ये 7 क्यों आ रखी हैं, क्योंकि उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो रखे हैं, तो हमको उनको 2 बार काउंट करना पड़ा। इसलिए अगर हमको स्टूडेंट की संख्या पूछेगा कि हैं कितने, तो वो कितने हैं, 5 बच्चे। तो यहाँ पर भी हमको अभी क्या निकालना पड़ेगा, टोटल फेल स्टूडेंट हैं कितने। जैसे यहाँ पर निकालना टोटल फेल कितने बच्चे निकले, 5 बच्चे निकले, आ कितने रहते हैं, 7 आ रहे थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल फेल स्टूडेंट अगर निकालें, टोटल फेल स्टूडेंट, तो देखो मैथमेटिक्स में 30 फेल हैं, 30% मान के 30% लिखेंगे। अब चलो परसेंट आप समझ जाना, 30% मैथमेटिक्स में फेल हैं, 20% 30% इंग्लिश में फेल हैं, 20% मैथमेटिक्स में फेल हैं। समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पर टोटल फेल स्टूडेंट नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें से हमने वो छात्र भी गिन चुके होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना भाई 10% दोनों में भी फेल है भाई। तो यानी हमने उन मैथमेटिक्स में जो फेल छात्र होगा उसमें इसमें से भी गिना होगा, जैसे यहाँ गिना ना, यहीं अभी तो ये मैंने बताया, तब ये समझ में आएगा आपको। तो यानी 10% जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो जब मैथमेटिक्स का काउंट आया होगा तो मैथमेटिक्स के काउंट में वो बच्चे ने भी हाथ खड़ा करा होगा जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। और इंग्लिश में का जब काउंट आया होगा कि इंग्लिश में कौन से छात्र फेल हैं, तो उस बच्चे ने दोबारा हाथ खड़ा करा होगा जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में फेल है। यानी उसने 2 बार हाथ खड़ा करा, तो 1 बार के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जितने बच्चों ने हाथ खड़ा करा, यानी जितने बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। समझ में आया? तो यानी ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अलग अलग में फेल हो गए, इनका नंबर
आ गया। इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, जो दोनों में जो 2 बार ले रखा, हमें 2 बार क्या ले रखे होंगे, यही तो ले रखे होंगे जो मैथमेटिक्स और अंग्रेजी में फेल हैं, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपके लिए 40। तो 40% बच्चे क्या हो रखे होंगे भाई आपके, फेल हुए होंगे। यहाँ से समझ में आ गया, एक्यूरेट वैल्यू मिल गई आपको, 40% फेल हुए होंगे। आया समझ में। यहाँ मत लिख देना कि 30 और 20 50% फेल हो रखे होंगे, जो हो जाएगा गलत आपका। और 50% लेके भी आप आंसर करोगे तो ऑप्शन में उसका आंसर गिवन होगा जो रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना है कि इन दोनों को प्लस करके ही क्यों नहीं लिया हमने, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस कंडीशन में नहीं ले रखा है क्योंकि उसमें ये भी स्टूडेंट शामिल हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं और उनको हमने मैथमेटिक्स में भी इंग्लिश में भी काउंट करा होगा, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उनकी रिपीटेशन हमने 2 बार कर चुके, तो एक ही बार तो एक बच्चा आएगा ना, इसलिए 2 बार वालों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हें पता लगा कि फेल स्टूडेंट 40% मिल गए। हमको वैल्यू किसकी गिवन है, पास की, तो परसेंटेज ही पास की मालूम करो। जब 40% बच्चे फेल हैं तो पास कितने हो रखे होंगे, पास स्टूडेंट 60% पास, क्योंकि टोटल तो 100% है ना। तो जब 40% पास हो सॉरी फेल हो रखे हैं तो 60% क्या हो रखे होंगे आपके पास, है ना। जब 40% स्टूडेंट आपके फेल हो रखे हैं तो 60% स्टूडेंट आपके क्या हो रखे होंगे, फेल, सॉरी उल्टा बोल देगा, यानी जब 40% बच्चे आपके फेल हो रखे हैं तो 60% बच्चे आपके क्या हो रखे होंगे, पास हो रखे होंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 60% होगा वो किसके बराबर होगा, आपके 144, क्योंकि यही तो पास वाले दे रखा है ना, पासों की संख्या दे रखी है ना इतनी। तो देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, 6 1 जा 6 हो गया, और कितना आ जाएगा ये 10% आपका आ गया 24 के बराबर। तो यहाँ से 100% निकाल सकते हो ना आप, या तो 1% निकालो, चलो अगर आपको ऐसा नहीं तो डायरेक्ट 10 से गुणा करके भी 240 हो जा रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो 1% की वैल्यू निकाल दो, 240/10, तो 100% टोटल स्टूडेंट थे ना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 240। बस इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा आपको लॉजिक वाइज बताया है, मेथड किस टाइप से होता है कि माइनस क्यों करा हमने, किस तरीके से माइनस करा, तो थोड़ा सा आपको ये लंबा लगा होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो डायरेक्ट ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है आपको। कैसे मैं बता रहा हूँ, जब अब मैं शॉर्ट विधि बता रहा हूँ तो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा ना करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक। अब उस डायरेक्ट वाले मेथड को आप देखो एक बार, करना तो यहाँ तक सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको इतना लंबा चौड़ा ना लिख के डायरेक्ट लिख देना है बस, ठीक है। क्या लिखना है, हमें पता है कि 70% विद्यार्थी पास हो रखे हैं, तो 30% फेल हुए होंगे, 80% पास हो रखे होंगे, तो 20% फेल हुए होंगे, क्योंकि हमको देखो ना दोनों विषय में फेल दे रखा है। अगर यहाँ पर दोनों विषय पास दे रखे होता तो हम पास वालों को लिखते, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बोला ना 10% दोनों विषय में फेल हो रखे हैं तो हमने फेल ही निकाले। अगर बोला दोनों विषय में 10% पास हो रखे वो है स्टूडेंट तो हम पास वाले स्टूडेंट ही लेते, समझ में आया ना। जिसकी परसेंटेज हमको गिवन है वैल्यू भी उसी साइड के लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमको पास के दे रखा था, 10% दोनों विषय में फेल हो रखा है तो हमने फेल ही निकाल दे, मैथ और अंग्रेजी में दोनों में फेल इतने हो रखे हैं। बाकी 10 दोनों में माइनस कर दे, क्यों माइनस कर देंगे आपको पता लग चुका होगा। ये 50 और 10 कितना हो गया 60, 60% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो नहीं, 40% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फेल हो रखे होंगे। अब वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे क्या मतलब है हमको, कि वो तो फेल ही होंगे, चाहे 2 सब्जेक्ट में हो चाहे 1 सब्जेक्ट में हो, फेल तो फेल ही माना जाएगा ना। तो कहने का मतलब 40 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फेल हो रखे होंगे, और तो पास कितने हो रखे होंगे आपके बताओ जरा। हम कहेंगे जो पास होंगे वो 60% पास हो रखे होंगे। 60% आपके हो जाएगा, क्योंकि पास की परसेंटेज क्या वैल्यू गिवन है ना, तो पास हमको 144 दे रखे, तो इससे काटोगे तो 10% की वैल्यू आपकी आई 24 के बराबर। 10% 24 है तो 100% किसके बराबर होगा, 10 गुना ही तो है उसका, इसका 10 गुना 240, बस काम खत्म। 240 बच्चे होंगे टोटल आपके। इतना समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में आपका बहुत बार पूछा गया, बहुत एग्जामों में। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझना किस तरीके इस क्वेश्चन को किया जा रहा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं दूसरे टाइप का। तो आइए क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर का 2 बार लिख दिया,
दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी दो संख्या हमको दे रखी है, उन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बड़ी संख्या के, उनमें से जो बड़ी संख्या होगी ना उसके 20% के बराबर। तो छोटी संख्या अगर 20 है तो बड़ी संख्या आपको मालूम करनी है। देखो हमें पता है कि जब भी डिफरेंस निकाला जाता है तो बड़ी में से छोटे को माइनस करा जाता है। देखो इसको दो तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे, दूसरा वाला शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी ना उसके 20% के बराबर। जैसे मान लो हमने दो संख्या लिखी, एक a है एक b है, हमको मालूम नहीं ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इनका जो अंतर है वो बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कौन सा होगा बताओ, यहाँ से a होगा या b होगा। देखो हमेशा जब डिफरेंस निकालते तो बड़ी में से छोटे को माइनस किया जाता है। इस कंडीशन में बड़ी कौन सी होगी, a। इस a के किसके बराबर होगा, बड़ी संख्या के 20% के बराबर कह रहा है ना अंतर, तो यानी बड़ी संख्या क्या है, a है, तो a के 20% के बराबर, a का 20% निकालो, इसके बराबर हमने अंतर इसका लिख दिया। देखो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर। देखो बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या b होगी। हमको छोटी संख्या दे रखी, कितनी है छोटी संख्या, 20, तो इस b की वैल्यू रख दो 20, इसको काट दो, 20 पंजे हो गया 100, यानी a/5। a वालों को एक साथ ले लो, इधर साइड आएगा a, ये a हो गया माइनस का, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। देखो 5 कम 5, 5 में 1 माइनस कर दो ना, 5a आएगा ना, 5a में 1a माइनस करेंगे तो 4a बचेगा अपॉन 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। एलसीएम लेके कर रखा है, ये देखो इससे कैंसिल कर सकते हो, 4 पंजे हो गया 20, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू से, तो 5 × 5 कितना हुआ, 5 × 5 कर देंगे 25। तो ए हमने छोटी संख्या ले रखी है, बड़ी संख्या ले रखी है, हमको बड़ी संख्या ले रखी है ना, ये तो बड़ी है, तो इस कंडीशन में बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी, 25 आ गई। एक तरीका तो यह है निकाला, हमने पहले मेथड वाइज करा इस क्वेश्चन को। दो संख्या देती, दो संख्याओं का अंतर बोल रहा था ना, हमने कहा दो संख्या, हमने ए और बी मान ली, इन दोनों का जो अंतर है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाला होगी, ये वाला होगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि हमेशा जो अंतर निकाला जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, तो बड़ी में से छोटे को माइनस करके निकाला जाता है। तो हमने कहा बड़ा ये होगा, छोटा ये होगा, तो बड़ी संख्या ए लिख दी, छोटी संख्या का मान हमको 20 दे रखा था, तो यानी ये जो डिफरेंस दे रखा था इस बड़ी संख्या का 20% के बराबर दे रखा था, यानी ए के 20% के इक्वल दे रखा है। तो बस यहाँ पर लिख दिया ए का 20%, 1/5 आ जाएगा। अब बाकी इसको कैलकुलेशन करा, यानी ए की वैल्यू आपको 25 मिल गई, यानी ए हमारे पास बड़ी संख्या थी तो बड़ी संख्या आपके लिए 25 मिल गई। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता दें कि शॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए देखो क्या करेंगे, शॉर्ट बताने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्या है एक चीज़ बताओ, अगर एक 5 है, इसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया, 5 बड़ी संख्या होगी, 3 छोटी संख्या, अंतर कितना आया इसका, 2 आया। अगर मैं कहूँ आपसे बड़ी संख्या मालूम करो, छोटी संख्या आपको गिवन है, यानी ये वाली संख्या मालूम करो, बड़ी संख्या मानेगा 5 माना, इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको 2। तो कहने का मतलब है क्या करेंगे, जब भी बड़ी संख्या मालूम करने को कहेगा, अंतर दिया होगा, तो ये वाला क्या होगा, उसमें जाके प्लस कर दोगे ना छोटी संख्या अंतर में, यानी ये a बराबर क्या निकल के आएगा आपका 2 + 3, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 5, बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी आपको, 5 मिल जाएगी। तो अब ये करा कैसे हमने, देखो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट मेथड की बात करें इस क्वेश्चन को बताने के लिए, तो देखो क्या है कि बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों के बड़ी संख्या के 20% के बराबर, यानी अंतर का परसेंटेज दे रखा है, तो यानी 20%, तो जिसका परसेंटेज दिया रहता है ऊपर वाली उसी की वैल्यू रहती है, नीचे वाला टोटल रहता है। टोटल हम बड़ी संख्या को लेके चलेंगे, यहाँ पर बड़ा है तो टोटल तो बड़ा ही होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 20, 1/5 हुआ। अब ऊपर वाला हुआ अंतर, ध्यान देना, और नीचे वाला क्या हुआ, बड़ी संख्या। अगर हम बड़ी संख्या में से अंतर माइनस कर देंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या ना, जैसे ये चीज़ कह देता हूँ, एक बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है मान के चलो, ठीक है। और यहाँ पर इनका अंतर 2 आ रखा है, तो हमने कहा ये संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे ये वाला इधर साइड आ जाएगा 5 - 2 उधर, यानी हमने अंतर को क्या कर दिया,
बड़ी संख्या में से माइनस। ध्यान देना, आपको अगर दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, कोई एक संख्या भी मालूम है ना, तो दूसरी संख्या आप अंतर में से वो वाली संख्या को माइनस करके निकाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? यानी अंतर को कोई भी संख्या से माइनस करो तो वो उसके जस्ट दूसरी वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमको दे रखी है इस बार कितनी, ये मान के चलो 5, नीचे वाला तो बड़ा है ना 5, यानी नीचे वाले को तो हमेशा बड़ी संख्या मतलब बड़ा मानते हैं, टोटल मानते हैं, तो टोटल हमारे पास अभी बड़ी संख्या है, यानी 5 नीचे वाला होगा, ऊपर वाला जिसकी परसेंटेज दी है, परसेंटेज किसी तरह अंतर की तरीके ना परसेंटेज, तो यानी ऊपर वाला हो गया अंतर। तो अगर बड़ी संख्या में अंतर माइनस करेंगे तो आएगा आपके लिए कितना, 4 जो आएगा हमारे लिए क्या, छोटी संख्या। और छोटी संख्या आपको कितनी दे रखी, 20, तो 4 हो गया 20 के बराबर, तो एक आपके लिए आ गया 5 के बराबर। जब एक 5 के बराबर आ गया, हमको बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो 5 किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इतनी शॉर्ट विधि से कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके क्वेश्चन जितने मैंने बता रखे हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में इसी टाइप के और क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा उसका लेवल और ज़्यादा हाई रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरीके से तैयारी कर सकें। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही से करें।